हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एडी लर्निंग अकेडमी पर। चलिए फ्रेंड्स, आज क्लास को शुरू करते हैं। आज क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी आपके एग्जाम की दृष्टि से और आप सभी के एग्जामों को ध्यान में रखते हुए आज क्लास में हम आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आज की क्लास से आपको काफ़ी फायदे यहाँ से होने वाले हैं। तो चलिए कम समय में ज़्यादा क्वेश्चनों का रिवाइज करते हुए शुरू करेंगे आज की महत्वपूर्ण क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से किसका संबंध प्रबंधन से है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, हेनरी फेयोल, गिलब्रेथ, टेलर, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी पीजीटी परीक्षा 2023 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते हुए चलिए। आपको बताना है कि इनमें से किसका संबंध प्रबंधन से है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। व्यवसाय एवं संगठन के संदर्भ में प्रबंधन का अर्थ है उपलब्ध संसाधनों का दक्षतापूर्वक तथा प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग करते हुए लोगों के कार्यों में समन्वय करना ताकि लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके। प्रबंधन के अंतर्गत आयोजन, संगठन निर्माण, स्टाफिंग, नेतृत्व करना तथा संगठन अथवा पहल का नियंत्रण करना आदि आते हैं। हेनरी फेयोल, टेलर तथा गिलब्रेथ का संबंध प्रबंधन से। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है उपरोक्त में से एक से अधिक, वहाँ पर आप देख सकते हैं हेनरी फेयोल, टेलर और गिलब्रेथ, इन तीनों का ही संबंध प्रबंधन से। तो इस व्याख्या को भी आप ध्यान से पढ़ते हुए चलिए, क्योंकि यहाँ से कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, जीवन स्तर को प्रभावित करने वाले कारक है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, पारिवारिक आय, धन एवं समय, परिवार का आकार, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी पीजीटी परीक्षा 2023 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि जीवन स्तर को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। जीवन स्तर से तात्पर्य उस स्तर से है जिस पर कोई व्यक्ति अपनी सभी मूलभूत आवश्यकताएं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, आराम और विलासिता का खर्च उठा सकता है। सामान्यतः जीवन स्तर जानने का स्वीकृति माप प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का होता है। जीवन स्तर को प्रभावित करने वाले कारकों में पारिवारिक आय, परिवार का आकार, धन, समय, स्वास्थ्य आदि है। तो इस व्याख्या को भी आप ध्यान से पढ़ते हुए चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, अचार में मसालों एवं सिरके का प्रयोग भोजन परीक्षण के किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, पीएच को कम करना, ऑक्सीजन को दूर करना, ऑक्सीजन की उपलब्धता को नियंत्रित रखना, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी पीजीटी परीक्षा 2023 में यहाँ से पूछा गया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते हुए चलिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और तब अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, पीएच को कम करना। यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। अचार में मसाले और सिरके का प्रयोग भोजन में पीएच कम करने के सिद्धांत पर आधारित है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। सिरका मूलतः एसिटिक अम्ल और पानी का घोल है। एसिटिक अम्ल सिरके को अम्लीय बना देता है। अधिकांश सिरके में pH 2 से 3% होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट लगाते हुए चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 4, अनुकरण, अनुकूलन, परीक्षण और त्रुटि विधि आदि के उदाहरण सीखने के तरीके किस में शामिल है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, मनोवैज्ञानिक विकास, व्यक्तित्व विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक या संवेगात्मक विकास। आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2022 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि अनुकरण, अनुकूलन, परीक्षण और त्रुटि विधि आदि के उदाहरण सीखने के तरीके किस में शामिल है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो, भावनात्मक या संवेगात्मक विकास में शामिल है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, दहामा 1965 ने विस्तार के दर्शन के संबंध में निम्नलिखित बिंदु पर प्रकाश डाला। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, लोग सबसे बड़ा संसाधन है। ऑप्शन दूसरा यहाँ पर दिया गया है, स्वयं सहायता। ऑप्शन 3, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2022 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि दहामा 1965 ने विस्तार के दर्शन के संबंध में निम्नलिखित बिंदु पर प्रकाश डाला है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, उपरोक्त में से दोनों। यहाँ पर पहला और दूसरा ऑप्शन दोनों यहाँ पर सही है, इन पर इन्होंने प्रकाश डाला है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, जांच योजना को नियंत्रित करने के किस चरण में की जाती है। तो ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, तीसरा चरण, दूसरा चरण, चौथा चरण या प्रथम चरण। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, तीसरा चरण। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। कार्यान्वित योजना को नियंत्रित करने का दूसरा चरण योजना की प्रगति की जांच करना है।
जो कई मामलों में स्वचालित रूप से किया जाता है। जांच योजना को नियंत्रित करने का तीसरा चरण है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। योजना को समायोजित करना है। तो इस व्याख्या को भी आप ध्यान से पढ़ते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित जोड़े में से किसका सुमेल नहीं है। यहाँ पर कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, ये आपको यहाँ से ध्यान से देखते चलना है। पहला ऑप्शन दिया गया यकृत, जो पीलिया संबंधित है, फेफड़े निमोनिया संबंधित है, आंख केरोटोमिलेस या हृदय रोग मधुमेह से संबंधित है। आपको बताना है कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। टीजीटी परीक्षा 2010 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए, अगर यकृत की हम बात करें तो पीलिया से संबंधित है, ये तो ऑप्शन यहाँ पर नहीं पूछा गया, तो ये तो नहीं होगा। फेफड़े निमोनिया संबंधित है, ये भी ऑप्शन यहाँ पर सही है, तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा। आंख केरोटोमिलेसिया यहाँ पर रोग हो जाता है आंखों से संबंधित, ये भी ऑप्शन यहाँ पर सही है, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया है। तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही, हृदय रोग या मधुमेह से संबंधित है, यही ऑप्शन यहाँ पर गलत है और यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो यही ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, बियर में सुरासार यानी कि अल्कोहल की मात्रा कितनी पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए 55%, 3%, 22% या 40.50%। टीजीटी परीक्षा 2009 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि बियर में सुरासार की मात्रा कितनी पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, 3% अल्कोहल की मात्रा बियर में पाई जाती है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से खनिज लवण स्रोत है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे हरी पत्तेदार सब्जियां, सोयाबीन, दूध या संतरा। टीजीटी परीक्षा 2009 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन खनिज लवण का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, हरी पत्तेदार सब्जियां। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। मानव शरीर के निर्माण, वृद्धि एवं विकास के लिए खनिज लवण महत्वपूर्ण तत्व है। खनिज लवणों की संख्या अनेक है, जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, सोडियम, जिंक, आयरन, मैग्नीज, कोबाल्ट आदि शामिल है। उपयुक्त प्रश्न में हरी सब्जियां खनिज लवण की महत्वपूर्ण स्रोत है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो इन व्याख्या को भी आप ध्यान से पढ़ते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 10, कंजेस्टिव हृदय के रोगी का प्रतिदिन के आहार में सोडियम की मात्रा होनी चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए 500 मिलीग्राम, 800 मिलीग्राम, 1000 मिलीग्राम से अधिक या 500 मिलीग्राम से कम। पीजीटी परीक्षा 2009 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। आपको बताना है कि कंजेस्टिव हृदय के रोगी का प्रतिदिन के आहार में सोडियम की मात्रा होनी चाहिए, तो कितनी मात्रा होनी चाहिए ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, 500 मिलीग्राम से कम होनी चाहिए। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। ICMR NIN 2020 की रिपोर्ट के अनुसार एक स्वस्थ व्यक्ति को 2000 मिलीग्राम सोडियम आहार में लेना चाहिए। अधिक सोडियम से हाइपरटेंशन ही नहीं बल्कि हृदय रोग का खतरा बन सकता है। अतः कंजेस्टिव हृदय रोग के रोगी का प्रतिदिन के आहार में सोडियम की मात्रा 500 मिलीग्राम से कम होनी चाहिए, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो इस व्याख्या को भी आप इंपॉर्टेंट लगाते हुए चलिए और जो भी यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है उसे साथ साथ आप नोट करते भी चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 11, गृह प्रबंधन है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए घर का रखरखाव, स्रोतों को इस प्रकार उपयोग करना कि लक्ष्य की प्राप्ति हो, कार्यों को पूर्ण करना या घर का रखरखाव स्फूर्ति से करना। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2019 और पीजीटी 2003 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि गृह प्रबंधन है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, स्रोतों को इस प्रकार उपयोग करना कि लक्ष्य की प्राप्ति हो, यही गृह प्रबंधन है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। गृह प्रबंधन है स्रोतों को इस प्रकार उपयोग करना कि लक्ष्य की प्राप्ति हो, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। गृह प्रबंधन निर्णयों की एक श्रृंखला है जिसमें पारिवारिक साधनों का उपयोग कर पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया सम्मिलित है। प्रक्रिया में एक दूसरे पर निर्भर 3 या अधिक चरण होते हैं। आयोजन के विभिन्न तत्वों का नियंत्रण, चाहे यह स्वयं के द्वारा किया गया हो या अन्य द्वारा, और परिणामों का मूल्यांकन हो, जो आगामी आयोजन के लिए मार्गदर्शन होता है। तो इस व्याख्या को भी आप ध्यान से पढ़ते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। इस क्वेश्चन में आपसे प्रबंधन पूछा गया और पिछले क्वेश्चन में आपसे गृह प्रबंधन यहाँ से पूछा गया, तो दोनों ही क्वेश्चन यहाँ पर अलग अलग है, तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि प्रबंधन है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए शारीरिक प्रक्रिया, मानसिक प्रक्रिया, तकनीकी प्रक्रिया या यांत्रिक प्रक्रिया। GIC 2017 और टीजीटी राजस्थान में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। आपको बताना है कि प्रबंधन है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो प्रबंधन है मानसिक प्रक्रिया। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। प्रबंधन मानसिक प्रक्रिया है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। प्रबंधन
निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सीमित साधनों को एकीकृत करने की प्रक्रिया है। इसमें मैनेजर मानवीय साधनों को अमानवीय साधनों के प्रभावशाली उपयोग की ओर निर्देशित करता है। प्रबंध सामान्य रूप से निर्णय क्रिया है एवं पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाने वाली मानवीय क्रियाओं को नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। तो इस व्याख्या को भी आप ध्यान से पढ़ते चलिए। यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने वाले हैं। अगर आप जो हम आपके लिए व्याख्या लेकर आए उन्हें अगर आप ध्यान से पढ़ते चलते हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 13, निर्णय लेना इस पर आधारित है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, कार्यवाही के रास्ते को निकालना, प्रचलित मत पर भरोसा करना, विकल्पों का विवेकपूर्ण चयन या उपरोक्त में से कोई नहीं। यूजीसी नेट एग्जाम 2008 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि निर्णय लेना इस पर आधारित है। तो किस पर आधारित है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। निर्णय लेना इस पर आधारित है, विकल्पों का विवेकपूर्ण चयन करना, तो इस पर ये आधारित है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पर अभिकथन और कारण यहाँ पर दिया गया है, इसे आपको ध्यान से पढ़ना है और अपना आंसर यहाँ पर देना है। अभिकथन, नियोजन क्रिया व्यापार का कार्य दोनों को एक पूर्ण समुच्चय के रूप में देखने की अनुमति देता है। कारण यहाँ पर दिया गया, भावी क्रिया व्यापार के लिए नियोजन अनिवार्य है और निर्णय लेना इसे सामाजिक इसमें समाविष्ट है। आपको यहाँ पर बताना है कि ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, ए सही है परंतु आर गलत है। ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों गलत है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही कारण नहीं है। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा, ए और आर दोनों यहाँ पर सही है। यानी कि यहाँ पर अभिकथन और कारण दोनों यहाँ पर सही दिए गए हैं, तो ऑप्शन दूसरा हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो बच्चे पहली बार चैनल पर आया है वे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि समय पर आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलते रहे। और आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया कीजिए कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है। तो चलिए बढ़ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। गृह व्यवस्था प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण सोपान क्या है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, नियंत्रण, मूल्यांकन, संगठन या आयोजन। जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2013 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। आपको बताना है कि गृह व्यवस्था प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण सोपान क्या है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, आयोजन। ये गृह व्यवस्था प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण सोपान है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, गृह व्यवस्था के निर्धारक है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, आयोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन, मूल्य स्तर, मूल्य लक्ष्य एवं स्तर, मानवीय एवं अमानवीय साधन, उपरोक्त में से कोई नहीं। पीजीटी 2005 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि गृह व्यवस्था के निर्धारक है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, मूल्य लक्ष्य एवं स्तर। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, भविष्य निधि योजनाओं के लिए निम्न कथन सही है। यहाँ पर भविष्य निधि योजनाओं के बारे में यहाँ पर कुछ कथन दिए गए, इन्हें आपको ध्यान से पढ़ना है और आपको बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर सही है। पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, जीपीएफ विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों के लिए है। ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर दिया गया, सीपीएफ गैर सरकारी या अर्ध सरकारी कर्मचारियों के लिए है। ऑप्शन तीसरा, परिपक्वता पर प्राप्त कुल राशि को आयकर से मुक्त किया गया है। और ऑप्शन चौथा यहाँ पर देगा, सभी विकल्प सही है। हरियाणा पीजीटी में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया 2020 में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, सभी विकल्प यहाँ पर सही है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। भविष्य निधि योजनाओं के लिए उपयुक्त सभी विकल्प यहाँ पर सही है। पहला विकल्प यहाँ पर दिया गया है, जीपीएफ विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों के लिए है। वहीं दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, सीपीएफ गैर सरकारी या अर्ध सरकारी कर्मचारियों के लिए है। और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर परिपक्वता पर प्राप्त कुल राशि को आयकर से मुक्त किया गया है। तो ये तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 18, इस तरह के निवेश में पैसा और साथ ही प्राप्त ब्याज की भी कर मुक्त होता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, सावधि जमा खाता, ये सभी विकल्प सही है। हरियाणा पीजीटी 2020 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि इस तरह के निवेश में पैसा और साथ ही प्राप्त ब्याज भी कर मुक्त होता है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र में इस तरह के निवेश में पैसा और साथ ही प्राप्त
भी कर मुक्त होता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र कम जोखिम वाले निवेश और कई लाभों के साथ एक डाकघर बचत उत्पाद है। बचत आपकी वित्तीय योजना का एक महत्वपूर्ण घटक है। हालांकि इसे बढ़ने और गुणा करने के लिए निवेश करना भी एक और आवश्यक घटक है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। NSC भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित एक निवेश मार्ग है। यह व्यक्तियों को दोनों का लाभ प्रदान करता है। निवेश साथ ही कटौती NSC को एक निश्चित अवधि वाली निवेश योजना के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो इस व्याख्या को आप ध्यान से पढ़ते चलिए, क्योंकि यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने वाला है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 19, वस्तुओं और सेवाओं का ऐसा प्रवाह जो कि मानवीय आवश्यकता संतुष्टिकरण के लिए एक निश्चित समय के लिए उपलब्ध है, वह कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे मानसिक आय, वास्तविक आय, कुल आय या मौद्रिक आय। GIC प्रवक्ता एग्जाम 2012-13 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, वह है यहाँ पर वास्तविक आय। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, बजट का मुख्य परंतु अंतिम मद है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए स्वयं का घर, धन को आकस्मिक प्रयोग के लिए रखना, विलासिता वस्तुओं पर व्यय करना या प्रतिदिन संतुलित एवं बढ़िया भोजन लेना। GIC प्रवक्ता एग्जाम 2013-14 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना कि बजट का मुख्य परंतु अंतिम मद है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, धन को आकस्मिक प्रयोगों के लिए रखना। ये यहाँ पर बजट का यहाँ पर मुख्य अंतिम मद है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, बाजार वह स्थल है जहां निम्न प्रक्रिया की जाती है। ऑप्शन यहाँ पर देखें बिक्री, बिक्री व खरीदारी दोनों या वितरण। RPSC स्कूल लेक्चरर 2013 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। क्वेश्चन में पूछा गया है कि बाजार वह स्थल है जहाँ निम्न प्रक्रिया की जाती है। तो कौन कौन सी प्रक्रिया की जाती है बाजार में, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बिक्री और खरीदारी दोनों ही यहाँ पर प्रक्रिया की जाती है। इस प्रकार हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, खरीदारी व बिक्री दोनों। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 22, ऑनलाइन ई-मार्केटिंग इस प्रकार किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे केवल उपभोक्ता के लिए व्यवसाय, व्यवसाय से व्यवसाय, टीवी माध्यम या इंटरनेट वेबसाइट। UGC नेट एग्जाम 2005 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताने कि ऑनलाइन ई-मार्केटिंग इस प्रकार की जाती है। तो आपको बताएं कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, इंटरनेट वेबसाइट। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। ऑनलाइन ई-मार्केटिंग इंटरनेट वेबसाइट के माध्यम से किया जाता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ई-मार्केटिंग अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से वैश्विक बाजार में लोगों तक पहुंचाने का एक तरीका है, जिसमें आप मोबाइल और कंप्यूटर जैसे डिजिटल उपकरण के द्वारा अपने प्रोडक्ट या ब्रांड को वैश्विक स्तर पर प्रचार कर सकते हैं। इसी को हम डिजिटल मार्केटिंग या ऑनलाइन मार्केटिंग के नाम से जानते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजोन आदि कंपनी से ऑनलाइन सामान खरीदना। इस व्याख्या को आप वेरी इंपॉर्टेंट लगाते चलिए, क्योंकि यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है और महत्वपूर्ण प्रश्न भी यहाँ से पूछे जा चुके हैं। तो जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है उसे साथ साथ आप नोट करते भी चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पर अभिकथन और कारण यहाँ पर दिए गए, इसे आपको ध्यान से पढ़ना है और अपना आंसर यहाँ पर देना है। अभिकथन, सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति एक ही समय पर नव परिवर्तन को नहीं अपनाते हैं। कारण यहाँ पर दिया, परंतु वे नव परिवर्तन को क्रमित समय अनुक्रम में अपनाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर दे, ए और आर दोनों सत्य है, ए और आर दोनों असत्य है, ए सत्य है परंतु आर असत्य है, ए असत्य है परंतु आर सत्य है। UGC नेट एग्जाम 2012 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताने कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो कारण और यहाँ पर कथन दोनों यहाँ पर सत्य है। यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 24, झगड़ा सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे स्वयं को प्रस्तुत कर देना, वार्ता, हावी होना या समझौता। आपको बताना है कि झगड़ा सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा। UGC नेट एग्जाम 2005 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो झगड़ा सुलझाने का जो सबसे अच्छा तरीका है वह यहाँ पर समझौता करना। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, संसाधनों का उपयोग तुलनात्मक रूप से परिवार जीवन चक्र के खालिस्तान चरण में कम होता है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे शुरुआती, सामान्य, सिकुड़न या विस्तृत।
असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवक्ता एग्जाम 2014-15 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि संसाधनों का उपयोग तुलनात्मक रूप से परिवार जीवन चक्र के किस चरण में कम होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, शुरुआती चरण में कम होता है। यहाँ पर हमारा पहले ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। शुरुआती अवस्था को प्रारंभिक अवस्था भी कहते हैं। ये हमारे क्वेश्चन का महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि शुरुआती अवस्था को प्रारंभिक अवस्था भी कहते हैं। पारिवारिक जीवन चक्र की पहली अवस्था प्रथम अवस्था कहलाती है, जिसमें दो भिन्न भिन्न परिवारों की संस्कृतियों के जीवन दर्शन मूल्य से आए वयस्क स्त्री पुरुष परिणय सूत्र में बंधकर परिवार का निर्माण करते हैं। इस अवस्था में खर्चे कम और आय अधिक होती है। तो इस व्याख्या को भी आप ध्यान से पढ़ते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 26 रेखाओं, स्वरूपों, रंगों व बनावट की अवस्था कहलाती है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए संतुलन, नमूना, लय या आकार। LT 2020 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि रेखाओं, स्वरूपों, रंगों व बनावट की व्यवस्था कहलाती है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, नमूना कहलाती है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। रेखाओं, स्वरूपों, रंगों व बनावट की अवस्था यहाँ पर नमूना कहलाती है। नमूने 4 प्रकार के होते हैं। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि नमूने कितने प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला यहाँ पर दिया प्राकृतिक नमूना। इसके अंतर्गत पेड़ पौधे, सूर्य, चंद्रमा, तालाब, जीव जंतु आदि इत्यादि आते हैं। दूसरा यहाँ पर दिया गया है ज्यामितीय नमूने। रेखाओं का संयोजन करके नमूने का निर्माण किया जाता है। इसमें त्रिभुज, वर्ग, आयत इत्यादि से डिजाइन बनाई जाती है। तीसरा यहाँ पर दिया गया मिश्रित डिजाइन। यह डिजाइन प्राकृतिक तथा ज्यामितीय रेखाओं के मिश्रण से बनते हैं। चौथा यहाँ पर दिया गया है अमूर्त या आधुनिक नमूने। यहाँ पर दिया गया है इसे आधुनिक नमूना भी कहा जाता है। कलाकार की इच्छा शक्ति पर आधारित होता है। कलाकार अपनी सोच को सज्जा के माध्यम से प्रदर्शित करता है। इस तरह के नमूने से विषय वस्तु अस्पष्ट होती है। इस नमूने में हर व्यक्ति अपना अलग अलग विचार रखता है। तो नमूने यहाँ पर 4 प्रकार के ध्यान से रखते चलिए। पहला यहाँ पर दिया गया प्राकृतिक नमूना, ज्यामितीय नमूना, मिश्रित डिजाइन या अमूर्त या आधुनिक नमूने। व्याख्या लगाते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 27 इनमें से कौन सी रेखाएं सक्रियता, गति और शक्ति को अभिव्यक्त करती है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए ऊर्ध्वाधर रेखाएं, विकर्णीय रेखाएं, वक्र रेखाएं या समस्तरी रेखाएं। DSSB TGT 2014 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। आपको बताने की इनमें से कौन सी रेखाएं सक्रियता, गति और शक्ति को अभिव्यक्त करती है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, विकर्णीय रेखाएं। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 28 कौन से समूह में सभी कला के तत्व है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया नमूना, प्रकाश, लय। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया रेखा, आकार, रंग। तीसरा ऑप्शन दिया गया रंग, पोत, संतुलन। चौथा ऑप्शन दिया गया रेखा, पोत और अनुपात। डाइट प्रवक्ता एग्जाम 2014-15 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। इनमें से आपको बताना है कौन से समूह में कला के तत्व है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, रेखा, आकार व रंग। ये कला के तत्व है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। आधुनिक समय में जैसे जैसे मनुष्य व्यस्तता की ओर बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे उनका कला की ओर रुझान और बढ़ता जा रहा है। इसका कारण है कि कला सौंदर्य उत्पन्न करती है। कला को भली भांति समझने के लिए एवं कलात्मक सर्जन के लिए हमें कला के तत्वों को समझना आवश्यक है। कला के तत्व रेखा, आकार, नमूना, पोत, रंग, प्रकाश, स्थान आदि है। तो इस व्याख्या को भी आप ध्यान से पढ़ते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 29 कला का सिद्धांत जो एकता का आभास उत्पन्न करता है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए बल, अनुपात, एक रूपता, संतुलन। असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवक्ता एग्जाम 2014-15 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि कला का सिद्धांत जो एकता का आभास उत्पन्न करता है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, एक रूपता। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। एक रूपता या अनुरूपता को एकता और भिन्नता का सिद्धांत कहा जाता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। एकता अकेलापन संबंधित भागों की संपूर्णता सफल डिजाइन के लिए आवश्यक है। डिजाइन के सभी तत्व और सिद्धांत आपस में मिश्रित होकर एक रूपता उत्पन्न करते हैं। एक रूपता उन सभी वस्तुओं की आधारभूत आवश्यकता है जिसमें आकार के साथ साथ उपयोग पर ध्यान दिया जाता है। तो इस व्याख्या को भी आप ध्यान से पढ़ते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 30 किसी वस्त्र की सुंदरता, रंग और डिजाइन जो बार बार दोहराई जाती है कहते हैं हारमानी, इन्फेसिस, रिदम या लाइन।
जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2013-14 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। आपको बताना है कि किसी वस्त्र की सुंदरता, रंग और डिजाइन जो बार बार दोहराई जाती है तो कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो उसे हम यहाँ पर रिदम कहते हैं। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 31, जठर रस किसे पचाता है? ऑप्शन यहाँ पर देख, केवल वसा और प्रोटीन दोनों को, केवल प्रोटीन को, या इनमें से कोई नहीं। टीजीटी परीक्षा 2006 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि जठर रस किसे पचाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से होगा, वसा और प्रोटीन दोनों को जठर रस पचाता है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। जठर ग्रंथि से स्रावित पाचन रस को जठर रस कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार यहाँ से एग्जाम में पूछा गया है। जठर ग्रंथि में लगभग 97 से 98% जल, 0.2 से 0.5% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे HCl कहते हैं, श्लेष्म लवण पेप्सिनोजेन तथा जठर लाइपेज एंजाइम होता है। पेप्सिनोजेन को HCl द्वारा सक्रिय पेप्सिन में परिवर्तित किया जाता है और पेप्सिन प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। लाइपेज कुछ वसा अणुओं अर्थात ट्राइग्लिसराइड को वसीय अम्ल और मोनोग्लिसराइड में विखंडित करता है। तो इस व्याख्या को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाते चलिए, क्योंकि यहाँ से कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है उसे साथ साथ आप नोट करते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 32, अधिक मात्रा में पानी को शुद्ध करने के लिए उपयुक्त विधि है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे, क्लार्क विधि, छानकर, उबालकर, या इनमें से सभी। पीजीटी परीक्षा 2009 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताने की अधिक मात्रा में पानी को शुद्ध करने के लिए उपयुक्त विधि कौन सी होगी, ये आपको यहाँ पर बताना है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से होगा, इनमें से सभी। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। अधिक मात्रा में पानी को शुद्ध करने के लिए क्लार्क विधि, उबालकर एवं छानकर उपयुक्त विधि है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। क्लार्क विधि में चूने का पानी अर्थात CaH2 को कठोर जल यानी कि अशुद्ध जल में मिलाया जाता है और परिणाम स्वरूप कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसे पेंदी में बैठे जाते हैं और उन्हें फिल्टर किया जा सकता है तथा पानी में पीने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस व्याख्या को भी आप ध्यान से पढ़ते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 33, यकृत अतिरिक्त शर्करा को किस वस्तु में बदल देता है? ऑप्शन यहाँ पर देंगे, सेलुलोज, मंड, एंजाइम, या ग्लाइकोजन। टीजीटी परीक्षा 2006 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। आपको यहाँ पर बताना है कि यकृत अतिरिक्त शर्करा को किस वस्तु में बदल देता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, ग्लाइकोजन में बदल देता है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही है और ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34, निर्धन वर्ग की अपेक्षा धनी वर्ग का भोजन पर प्रतिशत व्यय होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें, अधिक, कम, समान, प्रभावित नहीं, या यहाँ पर आपको बताने कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। व्यय होता है यहाँ पर कम। अगर आपसे निर्धन वर्ग का पूछे तो उस पर यहाँ पर व्यय होगा अधिक। ये क्वेश्चन यहाँ से ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 35, जल का रासायनिक सूत्र निम्न है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, OH, HO2, H2O, H2O2। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। टीजीटी परीक्षा 2006 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि जल का रासायनिक सूत्र कौन सा होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, H2O। यहाँ पर जल का रासायनिक सूत्र है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 36, बुद्धि लब्धि मापने का फॉर्मूला है। ऑप्शन यहाँ पर देगा, मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु गुना 100। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर है, शारीरिक आयु बटे मानसिक आयु गुना 100, शारीरिक आयु बटे शारीरिक आयु गुना 100, मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु भार, यहाँ पर भार दिया गया है, आपको बताएं गुना 100। आपको बताना कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। पीजीटी परीक्षा 2006 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु गुना 100। ये इसका यहाँ पर फॉर्मूला है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। बुद्धि लब्धि यानी कि IQ मापने का फॉर्मूला है मानसिक आयु बटे वास्तविक या शारीरिक आयु गुना 100। ये इसका फॉर्मूला है। यह सूत्र जर्मन वैज्ञानिक विलियम स्टर्नबर्ग ने सन 1912 में दिया था। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर आप यहाँ पर लगाते चले, क्योंकि कई बार एग्जाम में यहाँ से पूछा जा चुका है और यहाँ से आपको यहाँ पर उदाहरण सहित भी समझाया गया है। इसे भी आप ध्यान से पढ़ते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 37, प्रसार का कार्यकर्मियों को कार्य आरंभ करने से पूर्व
यानी कि पूर्व पहला कदम क्या उठाना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर दे, ग्रामीण महिलाओं की अनिवार्य आवश्यकताओं को समझ लेना चाहिए, लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिए, कार्य क्षेत्र में संपूर्ण वातावरण एवं परिस्थितियों को अध्ययन कर लेना चाहिए, या प्रशिक्षित विशेषज्ञ से ग्रामीण की भेंट करवाई जाए। जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2013-14 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि प्रसार कार्यकर्मियों को कार्य आरंभ करने से पूर्व पहला कदम क्या उठाना चाहिए, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो पहले ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, ग्रामीण महिलाओं की अनिवार्य आवश्यकताओं को समझ लेना चाहिए, यही इसका पहला कदम है। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 38, प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए, भौतिक, शैक्षिक, सामाजिक या इनमें से सभी। पीजीटी परीक्षा 2004 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है, तो क्या उद्देश्य है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है सामाजिक। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने भाई बहन, अपने फ्रेंड्स में, ताकि और भी बच्चों को इस क्लास का फायदा हो सके। हम बस चाहते हैं कि सभी बच्चों को हमारे क्लासेस से फायदा हो। तो चलिए बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ग्रामीण जीवन के विकास के लिए उपयोगी ज्ञान के फैलाव को हम प्रसार कहते हैं, यह कथन है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए, पी धामा का, HW भट्ट का, AT मोसर का, या रामाभाई का। पीजीटी परीक्षा 2004 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर एक कथन दिया गया है, इस कथन को ध्यान से पढ़िए और बताना है आपको ये कथन किसके द्वारा दिया गया है। ग्रामीण जीवन के विकास के लिए उपयोगी ज्ञान के फैलाव को हम प्रसार कहते हैं। आपको बताना है ये कथन किसका है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ये कथन दिया गया है HW भट्ट के द्वारा। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सी विधि लोगों में चेतना जागृत करने के लिए प्रयोग की जाती है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए, प्रदर्शन, सेमिनार, अभियान, या सामूहिक चर्चा। जीआईसी 2017 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी विधि लोगों में चेतना जागृत करने के लिए प्रयोग की जाती है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो लोगों में चेतना जागृत करने की यहाँ पर विधि होगी अभियान। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। अभियान विधि लोगों में चेतना जागृत करने के लिए प्रयोग की जाती है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। यह दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आता है। यह कहा गया है कि मनुष्य के हृदय में प्रवेश करने का उत्तम रास्ता पेट है, किंतु मनुष्य के मस्तिष्क में प्रवेश करने का उत्तम रास्ता उसकी आंखें एवं कान है। तो इस व्याख्या को भी आप ध्यान से यहाँ से पढ़ते हुए चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41, एक शिक्षक को विद्यार्थी के प्रति प्राथमिक जवाबदेही है। ऑप्शन यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए, बौद्धिक विकास, सर्वांगीण विकास, शारीरिक विकास, या मूल्य विकास। यहाँ पर दिए गए कोड से सही उत्तर का आपको यहाँ पर चयन करना है। ऑप्शन यहाँ पर दे A और B और C, केवल D या केवल B। RPSC स्कूल लेक्चर 2013 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो आयोग के द्वारा यहाँ पर भी ये ऑप्शन यहाँ पर इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं माना गया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगाते हुए चलिए। अगर हम यहाँ पर हमारे अनुसार ऑप्शन की बात करें तो हमारा यहाँ पर केवल B यहाँ पर सही होगा आंसर, सर्वांगीण विकास। लेकिन आयोग के द्वारा कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं माना गया है। तो चलिए देख लेते हैं व्याख्या के यहाँ पर साथ में। इस प्रश्न को आयोग ने किसी भी विकल्प को सही नहीं माना है। तो आप यहाँ पर आयोग की बात करें तो कोई भी विकल्प इसमें सही नहीं है। लेकिन अगर हम जाएंगे तो सर्वांगीण विकास के साथ में इसमें जाएंगे। तो बौद्धिक विकास यहाँ पर दिया गया। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि हम यहाँ पर सभी विकास के बारे में यहाँ पर ध्यान से यहाँ पर व्याख्या को ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे, जिसमें आपको बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास और सर्वांगीण विकास और मूल्य विकास भी यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर समझाया गया है। तो बौद्धिक विकास के बारे में हम समझ लेते हैं। मानसिक अथवा बौद्धिक विकास से तात्पर्य व्यक्ति की उन सभी मानसिक योग्यताओं और क्षमताओं में वृद्धि और विकास से है जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति बदलते हुए परिवेश के साथ ठीक प्रकार समायोजन करता है और समस्त कठिनाइयों का हल ढूंढने में अपनी मानसिक शक्तियों को समर्थ पाता है। वही शारीरिक विकास यहाँ पर दिया गया है। से तात्पर्य सामान्य शारीरिक रचना, शरीर की ऊंचाई, भार, शारीरिक अवयवों का अनुपात, आंतरिक अंगों, हड्डियों तथा मांसपेशियों का विकास, स्नायु मंडल तथा मस्तिष्क तथा अंतरस्रावी ग्रंथि के विकास से है। वही सर्वांगीण विकास का तात्पर्य बच्चे के संपूर्ण विकास से है, जिसमें शारीरिक, सामाजिक, बौद्धिक और नैतिक सभी विकल्प यहाँ पर विकास शामिल है। तो हमारा जो ऑप्शन यहाँ पर हमारे ओर से जो सही होगा वो होगा यहाँ पर सर्वांगीण विकास। वहीं यहाँ पर मूल्य विकास भी यहाँ पर दिया गया है। मूल्य या नैतिक मूल्य वे मूल्य होते हैं जो व्यक्ति के भावनात्मक पहलुओं में निवास करती है। छात्रों को इसका विकास परिवार, विद्यालय एवं समाज द्वारा
समाज द्वारा किया जाता है। छात्र अपने नैतिक मूल्यों का विकास प्राय किसी का अनुकरण करके करते हैं। तो यहाँ पर आयोग ने इसका यहाँ पर आंसर कुछ भी नहीं माना है। तो अगर आयोग ये क्वेश्चन दोबारा से पूछा जाता है तो आयोग इसका आंसर क्या उठाता है, वो तो आयोग के ऊपर ही बात है यहाँ पर रही होगी। यहाँ पर तो इसका आंसर कोई भी नहीं माना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आई हूँ इसे। तो इसे भी आप ध्यान से पढ़ते चले, क्योंकि इसकी व्याख्या यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो, क्योंकि यहाँ पर शारीरिक विकास से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सर्वांगीण विकास से भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए, और यहाँ पर मूल्य विकास और बौद्धिक विकास से तो यहाँ पर बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो व्याख्या को आप इंपॉर्टेंट लगाते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 42, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम व्यवस्थित किया जा सकता है जहां पर ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, कक्षा की उपलब्धता हो, शिक्षकों की उपलब्धता हो, पढ़ने वालों के लिए सुलभता हो, या कक्षा और शिक्षक दोनों उपलब्ध हो। यूजीसी नेट एग्जाम 2009 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम व्यवस्थित किया जा सकता है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, पढ़ने वालों के लिए सुलभता हो। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43, क्रियात्मक पक्ष के कार्यसूचक क्रियाएं हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखिए, स्वीकार करना, प्रभावित करना, निर्मित करना, प्रारूप बनाना, या प्रत्यास्मरण करना, या व्याख्या करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। डाइट प्रवक्ता एग्जाम 2014-15 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। आपको बताना है कि क्रियात्मक पक्ष के कार्यसूचक क्रियाएं हैं, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, निर्मित करना तथा प्रारूप बनाना। ये यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 44, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के आयोजन करने के लिए ऑप्शन यहाँ पर देख, कक्षा कक्ष उपलब्ध हो, कक्षा कक्ष और शिक्षक दोनों उपलब्ध हो, सीखने वालों को सुविधाजनक हो, या शिक्षक उपलब्ध हो। टीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2015 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ी सी लैंग्वेज यहाँ पर चेंज कर कर अनौपचारिक शिक्षा से कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा चुके हैं। तो आप ध्यान से पढ़ते चलिए अनौपचारिक शिक्षा को भी। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, सीखने वालों को सुविधाजनक हो। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45, अनौपचारिक शिक्षा होती है। ऑप्शन यहाँ पर देखें, लोच में और सीखने वाली, समस्यात्मक, यूनिफॉर्म और विषय अभिमुखी, या इनमें से कोई नहीं। जेआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2015 2006 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते हैं चलिए। आपको यहाँ पर बताना है कि अनौपचारिक शिक्षा होती है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, लोच में वे सीखने वाली। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही है। आज देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। अनौपचारिक शिक्षा की प्रकृति या विशेषताएं निम्नलिखित है। यह लोच में एवं सीखने वाली होती है, जो हमारे क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर है। यह जीवन पर्यंत चलता रहता है। इसमें विविध या बहुमुखी पाठ्यक्रम होता है। यहाँ पर चौथा पॉइंट दिया गया है, इस शिक्षा प्रक्रिया में व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं, पर्यावरणीय परिस्थितियों और परस्पर संबंधों की जानकारी प्राप्त होती है। पांचवा पॉइंट यहाँ पर दिया गया, ये किसी विशेष शैक्षिक व्यवस्था तक सीमित नहीं होता है। तो जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। ये भी क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा जा चुका है। यहाँ पर यह भी पूछा गया है कि यह किसी विशेष शैक्षिक व्यवस्था तक सीमित होता है या नहीं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर इसकी विशेषताओं को ध्यान से पढ़ते चले तो हमारे क्वेश्चन का आंसर ये है, लोच में एवं सीखने वाली होती है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 46, किसी विकासकारी कार्यक्रम का मूल्यांकन की तुलना में किसको किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, लागत, इच्छाओं, संसाधनों, उद्देश्यों। यूजीसी नेट एग्जाम 2007 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। किसी विकासकारी कार्यक्रम का मूल्यांकन की तुलना में किसको किया जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, उद्देश्यों। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। किसी विकासकारी कार्यक्रम के मूल्यांकन की तुलना उद्देश्यों की तुलना की जाती है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। प्रथम चरण में सर्वप्रथम प्रसार कार्यक्रम के अंतर्गत उद्देश्यों को निर्धारण किया जाता है। ग्रामीण संदर्भ एवं कृषि कार्यक्रमों के उद्देश्य वार्षिक या ऋतुओं के अनुरूप होते हैं, जबकि शैक्षिक कार्यक्रमों के उद्देश्य शिक्षण सत्रों के चरणों के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं। इन्हें लघुकालिक उद्देश्य भी कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट व्याख्या आप लगाते चले, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 47, बाल विकास का अध्ययन है। ऑप्शन यहाँ पर किशोरावस्था तक, जीवन पर्यंत, बाल्यावस्था तक, या शैशवावस्था तक। पीजीटी परीक्षा 2009 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि बाल विकास का अध्ययन कब तक किया जाता है।
ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बाल विकास का अध्ययन किशोरावस्था तक किया जाता है। यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 48, विकास पर शोध कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें एन बेले, चार्ल्स डार्विन, जीन पियाजे या बी बेल्डविन। टीजीटी 2011 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। विकास पर शोध कार्य में महत्वपूर्ण योगदान किसके द्वारा दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, जीन पियाजे के द्वारा महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। कौन सी विधि बच्चों के पालन पोषण में सम्मिलित नहीं है। यहाँ पर नहीं दिया गया, इसे आप ध्यान से पढ़ते हुए चलिए। आपको बताना है कि कौन सी विधि बच्चों के पालन पोषण में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर देखें भोजन ग्रहण करना, स्तन त्याज्य, बाल विकास का अध्ययन या मलमूत्र नियंत्रण। पीजीटी परीक्षा 2006 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, बाल विकास का अध्ययन। ये पालन पोषण में सम्मिलित नहीं है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। बच्चों का शारीरिक और मानसिक जीवन का गठन बहुत कुछ अभिभावकों या माता पिता पर निर्भर करता है। बच्चों के विकास में अभिभावकों द्वारा किए जाने वाले पालन पोषण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चों के समुचित पालन पोषण में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाता है, जिसमें आपका पहला पॉइंट दिया गया, भोजन पोषक एवं समुचित मात्रा में हो, माता द्वारा स्तनपान कराया जाता हो, वहीं बच्चों के मलमूत्र त्याज्य की उचित व्यवस्था हो इत्यादि। ये यहाँ पर महत्वपूर्ण व्याख्या आप लगाते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, ये हमारी क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद हम आपको अभ्यास प्रश्न की ओर लेकर चलेंगे। तो हमारा 50वां अंतिम क्वेश्चन है, विकास प्रभावित होता है। ऑप्शन यहाँ पर देगा वंशानुक्रम से, वातावरण से, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से, न वंशानुक्रम से और न ही वातावरण से। आरपीएससी स्कूल लेक्चर 2013 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि विकास प्रभावित होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से होगा, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से विकास प्रभावित होता है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चले, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से एग्जाम में पूछा जा चुका है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। विकास को वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही कारक प्रभावित करते हैं। वंशानुक्रम विकास के अंतर्गत जन्म से प्राप्त शारीरिक संरचना, आकार, प्रकार तथा बुद्धि आदि बालकों के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। वातावरण से संबंधित अनेक कारक व्यक्ति के विकास में सहायक होते हैं। शारीरिक विकास पर वातावरण का बहुत कम प्रभाव पड़ता है, परंतु मानसिक विकास पर वातावरण का पर्याप्त प्रभाव देखने को मिलता है। परिवेश का यह प्रभाव बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक और जीवन के अंतिम क्षण तक पड़ता है। तो इस व्याख्या को भी आप इंपॉर्टेंट लगाते चले, यहाँ से भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। तो चलिए बढ़ जाते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की ओर। आज का अभ्यास प्रश्न है, प्रारंभिक किशोरावस्था का समय है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे 10 से 12 साल, 12 से 15 साल, 8 से 12 साल या 11 से 17 साल। डीएसएसबी टीजीटी 2014 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है और कमेंट बॉक्स में आपको हमें ये भी बताना है कि आज की क्लास में आपका स्कोर कितना रहा, कितने क्वेश्चन आपको आते थे, कितने नए सीखने को मिले, ये भी आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लास आपको आज की कैसी लगी उसके बारे में भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर क्लास आपको पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और भी बच्चों को, ताकि और भी बच्चों को इसका फ़ायदा हो सके। क्लास देखने के लिए थैंक यू।